Students, today we will discuss NTA NEET Abhyas Test 16 Chemistry Solution. If we compare this test from test number 59, this test paper is minutely difficult as compared to test number 59 and very time consuming as compared to test number 59. This test paper contains many multiple questions, so this paper contains more time as compared to test number 59. Now we will start from question number 1. 1 ml of citric acid is neutralized completely by 35.6 ml of 0.312 molarity of NaOH solution. The molarity of solution of citric acid is. तो इससे बेटा हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो सिट्रिक एसिड है, हमारे पास जो सिट्रिक एसिड है उस सिट्रिक एसिड का हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है सिट्रिक एसिड का H3C6H5O7 और जो एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला है सिट्रिक एसिड का वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसके अंदर 3 आयोनाइजेबल प्रोटॉन हैं जो कि NaOH से रिएक्शन कर सकते हैं। जो प्रोटॉन OH ग्रुप वाला प्रोटॉन है वो NaOH से न्यूट्रलाइज नहीं होगा और 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हैं वो NaOH से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। हमें गिवन है NaOH की मोलैरिटी जो कि है 0.312 मोलैरिटी गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स को अपन ने मान लिया x और वॉल्यूम अपने को गिवन है 35.6 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे x नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो कि किसके इक्वल होंगे 0.312 इंटू 35.6 इज डिवाइड बाई 1000। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके NaOH के। अब हमें पता है कि 1 मोल सिट्रिक एसिड का 3 moles of 1 mole of citric acid is neutralized by 3 moles of NaOH। तो हमें जितने अभी NaOH के मोल्स मिले उसका 1/3 करना पड़ेगा तब हमें सिट्रिक एसिड के मोल्स मिलेंगे। तो इसका 1/3 हम करेंगे तो जो 1/3 क्या हो जाएगा इसका 1/3 इंटू 0.312 इंटू 35.6 अपॉन 1000। ये मोल्स आ गए किसके सिट्रिक एसिड के और वॉल्यूम हमें गिवन है इसमें कितना सिट्रिक एसिड का 10 ml। तो अपन ने यहाँ पे 10 ml पुट किया वॉल्यूम और ऊपर 1000 लगा दिया। तो ये हमारे पास मोलैरिटी आ गई किसकी सिट्रिक एसिड की जो कि नियर बाय 0.37 कैपिटल M आएगी। तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा डी। 1 सेकेंड में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सिट्रिक एसिड के अंदर 3 प्रोटॉन से आयोनाइजेबल जिसमें से एक ये वाला प्रोटॉन आयोनाइज होगा, एक ये वाला प्रोटॉन आयोनाइज होगा, एक ये वाला प्रोटॉन आयोनाइज होगा। तो NaOH के 1 मोल ऑफ सिट्रिक एसिड जो होंगे वो NaOH के 3 मोल से रिएक्शन करेंगे। तो NaOH के जो मोल्स हैं हमारे पास वो x है 0.312 इंटू 35.6/1000। इसका अगर आप 1/3 कर दोगे तो आपको सिट्रिक एसिड के मोल्स मिल जाएंगे। फिर सिट्रिक एसिड के मोल्स हो गए, ये हो गए हमारे पास सिट्रिक एसिड के मोल्स ये पूरे और डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये मोलैरिटी आ गई किसकी, ये हमारे पास आ जाएगा क्या मोलैरिटी किसकी सिट्रिक एसिड की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप when graph does not give a straight line for helium gas। तो आइडियल गैस का हमें पता है, आइडियल गैस के मेरे पास इक्वेशन क्या है PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की तो वो क्या है P
इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, n और t, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और टेम्परेचर। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। और अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो वो क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर। ये दो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। अब ये कह रहा है कि p और v कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा दोनों का, एक तो p और v का, और v और 1/t का भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप व्हेन ग्राफ डज नॉट गिव ए स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट पे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। सेकंड और थर्ड में स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा पी वी का, और v और 1/t का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एन एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स 5% बाय मास ऑफ यूरिया एंड 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज, यानी 100 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें 5 ग्राम तो यूरिया है और 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, यानी 85 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है। के एफ गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले आप दोनों के जो मोल्स हैं उन मोल्स को आप देख लें, दोनों के अंदर कितने मोल्स गिवन है। अगर हम यूरिया के मोल्स निकालें तो यूरिया के मोल्स आ जाएंगे 5/60 इज इक्वल टू 1/12। ये किसके मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। और अगर हमें निकालने हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो वो हमारे पास आ जाएंगे कितने, 10/180 इज इक्वल टू 1/18। टोटल मोल्स कैसे निकाल लेंगे हम, 1/12 प्लस 1/18 विच इज इक्वल टू 30/216। ये हमारे पास टोटल मोल्स आ गए। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। के एफ हमें कितना गिवन है, ऊपर देखें आप 1.86 गिवन है, और मोलैलिटी लिखनी है तो पहले तो मोल्स, टोटल मोल्स कितने, 30/216। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट का मास 85 ग्राम है, 100 मत रख देना, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आप ध्यान रखना सॉल्वेंट का मास कितना है, 85 ग्राम है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.03। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का, और सोल्यूशन का कम होता है। हमारे से पूछा गया है यहाँ पे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, यानी टी एफ एस क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ माइनस टी एफ नॉट, सॉरी टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। तो टी एफ नॉट हमारे पास कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये हो जाएगा हमारे पास 3.03। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 3.03 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि केल्विन में तो 273.15 होता है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे जो लिंकेज है, यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन दे रहा है, किसको, यहाँ पे जो लोन पेयर देगा वो नाइट्रोजन देगा आयरन को, यहाँ पे ऑक्सीजन देगा आयरन को। तो लिंकेज में डिफरेंस है, इसलिए कौन सा आइसोमर्स हो गए, लिंकेज आइसोमर हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaCl और H2O फॉर्म होता है कब, जब हम रिएक्शन कराते हैं NaOH और किसकी, NaOH प्लस HCl की जब रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एक तो NaCl मिलेगा और एक H2O ऑब्टेन होगा। ठीक है,
अब 1 मोल के लिए 30.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे 0.6 मोल्स तो HCl के हैं और 0.25 मोल्स किसके हैं, NaOH के। तो यहाँ पे जो H2O के मोल्स बनेंगे, यानी जो रिएक्शन होगी वो केवल कितने मोल्स के बीच में होगी, 0.25 मोल्स ही रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट NaOH हो जाएगा और HCl जो एक्सेस के अंदर है। तो 0.25 मोल्स है, रिएक्ट करेंगे। अगर 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 13.7 किलो कैलोरी। तो 0.25 मोल्स के लिए जो हमारे को एनर्जी मिलेगी वो जाएगी 3.425 किलो कैलोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द इक्विवेलेंस conductance of a substance is 1/3 of molar conductance. The time required to electrolyze 3 moles of substance using a current of 9 ampere is. So since the equivalence mass is 1/3 of the molecular mass, therefore 1 mole of substance will be liberated by using 3 moles of electron. यानी 3 moles of electrons required है किसके लिए, 1 mole of substance। और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ सब्सटेंस, तो 9 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। 9 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है किसके लिए, 3 मोल्स ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो 9 मोल्स का मतलब कितना हो गया, 9 × 96500, ये तो Q हो गया। Q इज इक्वल टू IT। I हमारे पास 9 एम्पियर है और T हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा जो कि सेकेंड्स में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 96500 सेकेंड्स, ये हमारे पास क्या आ गया, T आ गया। और अगर इसको अपने को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 96500 इज डिवाइड बाय 60, तो हमारे पास टाइम जो होगा वो आ जाएगा 16.1608 मिनट, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। इक्विवेलेंस कंडक्शन यानी उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, +3 या -3 है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। एज लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 300 पिकोमीटर, इट्स बॉडी डायगोनल वुड बी। तो √3a इज इक्वल टू 4r। ये बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला होता है BCC के लिए। हमें पूरी 4r निकालनी है, क्योंकि बॉडी डायगोनल पूरी किसकी इक्वल है, 4r की इक्वल है। तो जो a गिवन है 300, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 1.732 से, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 519.6 पिकोमीटर, यानी आपका सी आंसर आ जाएगा। बॉडी डायगोनल होती है 4r की इक्वल, BCC के अंदर हमने ये रिलेशन पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द प्रिंसिपल बफर प्रेजेंट इन द ब्लड इज, हमारे ब्लड के अंदर किसका बफर सिस्टम होता है, बाइकार्बोनेट का बफर सिस्टम हमारे ब्लड के अंदर होता है। ठीक है ना, जो कि हमारे ब्लड की pH को मेंटेन रखता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल बहुत स्लोअर अटैक करेगा। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -R और -I दोनों के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा एरोमेटिक रिंग से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। NH2 डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है, क्लोरीन डोनेटिंग भी विड्रॉइंग भी है, बट नाइट्रो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल शो करेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 9 के बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अमॉन्ग दी सिग्मा बॉन्ड अलोन इज प्रेजेंट, यानी एक तो है आपके पास O2 2-, एक है CO+ और एक है O2+। अगर आपको इनके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने पड़े तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, O2 2- का 1 है, CO+ जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और जो O2+ है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5। तो सिग्मा बॉन्ड तो केवल किसके अंदर प्रेजेंट है, केवल एक में। तो इसका आंसर हो जाएगा अलोन, 1 अलोन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड आर। नीचे आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे डिक्रीज होगी, देख लो आप डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और इंडियम और थेलियम में किसकी ज़्यादा होगी, होनी चाहिए ज़्यादा किसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम की, लेकिन होते किसकी ज़्यादा है, थेलियम की। ये एक्सेप्शन है। ऐसे ही ग्रुप नंबर 14 में भी होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ऐसा ग्रुप 14 में भी होगा और ऐसा ग्रुप नंबर 13 में भी होगा।
तो इंडियम और थेलियम में हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि थेलियम का साइज बड़ा है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, लेकिन होती इसकी ज़्यादा है। तो हमें कोई रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। ग्रुप नंबर 13 में भी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो थेलियम का साइज बड़ा होता है, फिर भी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा होगी। एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, 13th और 14 ग्रुप के लास्ट के जो दोनों मेंबर्स होते हैं उनमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। तो इसका आंसर जाएगा बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12th। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन एट 927 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, एंड वी नो वेरी वेल दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन टी। तो यहाँ पे अपने को पता है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 300 अपॉन 1200 के। तो लैम्डा 1 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 लैम्डा की, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 13 की बात करें, ग्रीन फ्यूल जो कि हमें एनिमल और प्लांट मैटर से मटेरियल से ऑब्टेन होगा और ये पोल्यूशन ही फैलाएगा, इको फ्रेंडली होगा। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, बायो वेस्ट, यानी एनिमल और प्लांट मैटर से हमें ऑब्टेन होता है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, पोल्यूशन प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, द नंबर ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड। तो 1 मोल ऑफ सल्फाइड की अगर अपन बात करें तो हमें ये रिएक्शन बैलेंस पता होनी चाहिए, MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस और Mn2 प्लस। जब हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन का यूज़ करके बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएंगे 6 मोल्स ऑफ H प्लस, और इधर आ जाएंगे 2 मोल्स ऑफ Mn प्लस, और इधर आ जाएंगे 5 मोल्स ऑफ सल्फेट, और इधर आ जाएंगे 3 मोल्स ऑफ H2O। तो 5 मोल ऑफ सल्फाइड के लिए 2 मोल्स ऑफ MnO4, और हमें कितने मोल के लिए पूछ रहा है वो, 1 मोल किसके, तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अपना ए ऑप्शन है। 14 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर की हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए होगी, NO माइनस के लिए। बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, कार्बोनेट में हो जाएगा 1 + 1/3, सल्फेट में हो जाएगा 1 + 2/4, और NO माइनस के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारे पास वो सबसे मैक्सिमम आएगा NO माइनस के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, 2। 15 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, जो AU है और कॉपर है, AU कॉर्नर्स पर है और जो कॉपर है वो फेस सेंटर्स पर है, तो हो जाएगा AuCu3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। लिखा हुआ है कंपाउंड एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक लैटिस विद गोल्ड एटम कहाँ पर है, लेटिस कॉर्नर पर कॉपर एटम्स ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द क्यूब फेसेस। तो फेस सेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, BF3 की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्राइड से कराई जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है डाइबोरेन, जो कि एक हाईली टॉक्सिक गैस होती है, और साथ में क्या फॉर्म होगा, NaF। इसको बैलेंस करना चाहिए, यहाँ पे 2 बोरोन है तो यहाँ पे अपने 2 लगा दिए, यहाँ पे फ्लोरीन 6 हो गए तो यहाँ पे 6 लग जाएगा, यहाँ पे सोडियम 6 हो गए तो 6 लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B2H6, इसका आंसर हो जाएगा D। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। इनको अरेंज करना है बेसिसिटी के ऑर्डर में। तो जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो सबसे लीस्ट बेसिक होते हैं, क्योंकि उनका लोन पेयर जो होता है और रिंग के साथ किस में होता है, कॉन्जुगेशन के अंदर होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी अमीन इज ऑलवेज हाईली बेसिक इन नेचर, तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी अमीन इसमें कौन सा है, सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा,
और फिर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, यानी आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्योंकि एरोमेटिक अमीन तो लीस्ट बेसिक होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर रिंग के साथ किसमें कॉन्जुगेशन में है। 18 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। द पीएच ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 9.0। तो पीएच वैल्यू हमारे को दी हुई है 9.0, देयर फॉर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻9 मोलरिटी, देयर फॉर ओ एच माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 मोलरिटी। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केएसपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर। तो हमें केएसपी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10⁻11 और Mg2 प्लस हमें कैलकुलेट करना है और OH माइनस है 10⁻5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 0.1 कैपिटल M। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 20, प्लॉटिंग लॉगरिथम ऑफ हाफ लाइफ अगेंस्ट लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हमें पता है हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन से ये रिलेशन होता है। अब ऑर्डर 1 है तो एन की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो 1/a⁻0, यानी हाफ लाइफ जो होती है वो डिपेंड ही नहीं करती है किसके ऊपर, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ऑब्टेन नहीं होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन आप ए माने तो यहाँ पे हाफ लाइफ ये क्या हो गया आपका, हाफ एकदम स्ट्रेट लाइन आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अगर हम बात करें लेंथेनाइट सीरीज की, तो सीरियम से लेकर लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक जाने पर जो आयन का साइज होता है वो छोटा होता है, तो उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ती है, उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर बढ़ते हैं। तो आयनिक करेक्टर कम होते हैं, सबसे ज़्यादा आयनिक कौन होगा, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, तो इसका वाटर में डिसोसिएशन भी सबसे ज़्यादा होगा। और जो OH माइनस सबसे ज़्यादा वाटर में डेवलप करेगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, इसका IUPAC नेम लिखना है। नाइट्रीटो एन लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डोनर एन है। तो टेट्रामीन क्लोरिडो नाइट्रीटो एन कोबाल्ट थर्ड, चार्ज देख लें आप इसमें, इसको x -1 -1 इज इक्वल टू 0 3। तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा 22 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आउट ऑफ NCERT है। क्वेश्चन 23 जो क्वेश्चन है, excess of ammonia is react with sodium hypochlorite, 2 moles of NH3 is react with NaOCl gives N2H4 जो कि हाइड्राजीन कहलाती है, साथ में NaCl और साथ में H2O। तो ये आपके NCERT में गिवन है रिएक्शन, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। एंटी एडिशन होगा इसका, और जब भी इसका एंटी एडिशन होगा तो ट्रांस पे एंटी एडिशन हो रहा है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा MEET। ट्रांस एल्कीन है ये। तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, हम इसका एक बार मैकेनिज्म लिखने की ट्राई करते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे Me, यहाँ पे Et, और ये अपनी एल्कीन है, और इस पे एडिशन हुआ है किसका, Br2 का।
देखिए, आप इसको चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। सिस पे एंटी एडिशन होता है, रेसिमिक फॉर्म होगा, तो ट्रांस पे जब एंटी एडिशन होगा तो मीजो ऑप्टेन होगा। तो मीजो इसमें बन नहीं सकता क्योंकि एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर जाएगा वो ए जाएगा, MEET। और इसका अगर आप मैकेनिज्म लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ET है और ये Me है, Br2 का एडिशन कराएं तो पहले साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन ऑप्टेन हुआ जिसमें मिथाइल अपनी तरफ है और ET अपने से दूर है। फिर Br माइनस ने इसको इस तरीके से ओपन किया तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला वो कुछ ऐसा मिला। ये हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है। अब ये जो कन्फर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। इसको इससे आप पहले क्या बनाएंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर आपने इससे फिशर ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से इसका फिशर प्रोजेक्शन इस तरीके से बन जाएगा। फिर इसको ET नीचे चाहिए तो हम पहले क्या करें, इसको रोटेट कर लें, ET इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। इसको रोटेट करने पे हमें क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पे ET, यहाँ पे Me, यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या जाएगा H, यहाँ पे Br आ गया, ET और यहाँ पे H फॉर्म हो गया। अब आप इसको जब 180 से घुमाओगे एक प्रोडक्ट तो हमें ये ऑब्टेन होगा और एक प्रोडक्ट हमें जो ऑब्टेन होगा इसके साथ में तो 24 का जो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर दिया है वो आंसर नीट ने दिया है ए, और जबकि अपन ने यहाँ पे जो इसका आंसर निकाला है वो आंसर होगा इसका बी। तो इसका आंसर ए नहीं जाएगा, इसका आंसर बी जाएगा। आप देख लीजिए अपन ने मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है और ये ट्रांस नहीं है एक्चुअल में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो प्रोडक्ट ये मिलेगा और साथ में हमें इसके साथ में ये वाला प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होगा। हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो इसका आंसर नीट ने एनटी ने गलत प्रोवाइड किया है, इसका आंसर जाएगा बी। ठीक है, तो 24 का आंसर आपको करेक्ट करना रहेगा। 24 का आंसर जाएगा बी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 जो क्वेश्चन है हमारे पास, the ease of hydrolysis in the compounds acid chloride CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ पे डोनर एटम क्लोरीन है जो कि बहुत वीकर डोनर है, बहुत वीकर बेस है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर आएंगे वो लीस्ट आएंगे। और लास्ट वाला है हमारे पास अमाइड। अमाइड में डोनर एटम नाइट्रोजन है तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर आएंगे वो मैक्सिमम आएंगे।
तो इसका हाइड्रोलाइज सबसे लीस्ट होगा, इसका हाइड्रोलाइज सबसे फास्ट होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइज का जल्दी होगा, ये बॉन्ड सबसे वीकर है और ये बॉन्ड वीकर होगा, तो ये बॉन्ड आसानी से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H2 का मॉलिक्यूल उसके ऊपर अटैक करेगा और HCl और COH ऑब्टेन हो जाएंगे। 25 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में द बोरेक्स बीड टेस्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बोरेक्स बीड टेस्ट क्यों यूज होता है पहले तो हमें पता होना चाहिए। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड्स होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए बोरेक्स बीड टेस्ट यूज होता है। हर मेटल के जो मेटाबोरेट्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। जैसे कोबाल्ट मेटाबोरेट का ब्लू कलर होता है, कॉपर मेटाबोरेट का भी ब्लू कलर होता है, निकिल मेटाबोरेट का ब्राउन कलर होता है, क्रोमियम मेटाबोरेट का ग्रीन कलर होता है। तो इन मेटल के मेटाबोरेट्स फॉर्म होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें बोरेक्स को हीट करने की, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है Na2B4O7.10 ऑफ H2। इसको आप हीट करोगे तो हमें सोडियम मेटाबोरेट मिलेगा NaBO2 और साथ में B2O3। इस बोरेक्स के साथ में हमें ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड को हीट करना पड़ता है जब उस ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के मेटाबोरेट्स फॉर्म होते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 क्वेश्चन है हमारे पास। ए सैंपल ऑफ गैस कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 1 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर 0.1 atm प्रेशर है वाइल 5.13 जूल हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है क्योंकि 5.13 हीट क्या हो रही है, सराउंडिंग को ट्रांसफर हो रही है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम इज, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू हम कैलकुलेट करेंगे पी डेल्टा वी से, वो आ जाएगा अपने पास 0.1 इंटू 1। ये हमारे पास है लीटर एटीएम में, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 101.3 से, तो ये हो जाएगा 10.13 जूल। तो इसको जब हम पुट करेंगे डेल्टा ई के ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो क्यू तो हमारे पास है 5.13 माइनस क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और जो वर्क है वो हमारे पास है 10.13 जूल। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5.0 जूल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। इसके बाद हम बात करते हैं 28 की। एन ओलिफिनिक कंपाउंड ऑन रिडक्टिव ओजोनलाइसिस प्रोड्यूसेस फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड एंड 1,3-प्रोपेनडाइऑल। द IUPAC नेम ऑफ एल्कीन इज, फर्स्ट ऑप्शन है 1,4-हेक्साडाइन, तो 1 2 3 4। इसका ओजोनलाइसिस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे, एक तो मिल जाएगा हमें फॉर्मेल्डिहाइड, एक मिल जाएगा हमें एसीटल्डिहाइड, और 1 2 3 प्रोपेन 1,2 डायल। आई थिंक सो क्वेश्चन में ही पूछा गया है, तो इसका आंसर जाएगा कौन सा, फर्स्ट ही, क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 के बाद 29। अगर BDC की बात करें तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है वो रिंग में डीलोकलाइज हो सकता है, इसलिए स्टेबल होता है। तो ऐसा पॉसिबल केवल बी ऑप्शन में ही है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो रिंग में डीलोकलाइज हो सकता है। तो मोस्ट स्टेबल डायजोनियम कौन सा होगा, बी ऑप्शन 29 का बी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस का पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसमें एंगुलर स्ट्रेन होता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो इसमें लिखा हुआ है 6 pp सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 हैं, 4 pp सिंगल बॉन्ड 9। तो बी क्या हो गया, नॉट ट्रू हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ROH डज नॉट रिएक्ट विद NaBr टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड बिकॉज ROH पे जब Br- अप्रोच करेगा तो ये अप्रोच गलत होगी। Br- किसको ले जाएगा, एसिडिक प्रोटोन को। OH- जो होता है स्ट्रॉन्गर बेस होता है किससे, Br- से। तो NaBr इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, नो। Br- स्ट्रॉन्गर बेस एंड OH- NaBr इज एन आयनिक कंपाउंड, नहीं। रीजन ये है कि OH- जो होता है स्ट्रॉन्गर बेस होता है किससे, Br- से। 31 के बाद हम बात करें 32 की, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। आयनिक साइज का हमें इसके अंदर करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो Sn2+ जो है उसका साइज बड़ा होगा, फिर सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो साइज रेगुलरली क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें किसकी, Sn2+ की, तो Sn2+ का साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। फिर सीरियम से इट्रबियम ल्यूटीशियम साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी देखना बेटा, जो चार्ज प्रेजेंट हो +2 है,
और यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, +3 है। तो +2 वाला साइज वाला क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा किससे, +3 से। और सीरियम से अपन ल्यूटीशियम तक जाते हैं अगर 4f सीरीज में, तो साइज रेगुलरली डिक्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी गैसियस प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। कैल्शियम नाइट्राइड से अमोनिया, और अमोनिया बनेगी, इससे एसिटाइलिन बनेगी। इससे कौन सी गैस बनेगी, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इससे बनेगी अमोनिया, इससे बनेगी फॉस्फीन। और इसको जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। 33 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag फ्रॉम अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट क्या होता है, Ag2 जिसकी रिएक्शन आप कराते हो NaCN के साथ, एक्वस सोल्यूशन है, ऑक्सीजन पास करनी तो कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म होता है, AgCN2-। तो इसका आंसर क्या जाएगा, C। 35 की अगर अपन बात करें तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स गिवन है ये एनोमर्स है, और एनोमर्स डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, ये एंशोमर्स नहीं है और ये टोटोमर्स भी नहीं है। 35 की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय एक्वस Br2। तो जो कीटोस शुगर होती है, एल्डोस एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Br2 से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो कीटोस शुगर होगी, गैलेक्टोज में एल्डिहाइड होता है, मैनोज में एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, इन दोनों में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, A। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। सिलेक्ट करेक्ट एडजॉर्प्शन आइसोबार फॉर केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन रेस्पेक्टिवली। केमिसॉर्प्शन क्या होगा, टेम्परेचर के साथ पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, और फिजिसॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करते डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जाएगा हमारे पास 37 का, वो आंसर क्या होगा, C होगा बेटा इसका आंसर 37 का। ठीक है, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन तो बढ़ता है और फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। हम बात करें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में गिवन है मेरे को ब्लिस्टर कॉपर 98% प्योर जो कॉपर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है 39 पोटेशियम। पोटेशियम होता है 4s1, N=4, S के लिए Ml और L दोनों 0 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। 39 का आंसर, सॉरी Ml1 गिवन है तो C नहीं होगा, इसका आंसर होगा D, क्योंकि S के लिए L और Ml दोनों 0 होते हैं और MS कितना हो जाएगा, +½ 39 के बाद अपन जाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बैकेलाइट बनता है। तो जब फिनॉल की रिएक्शन अपन फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड के मोल्स ज़्यादा यूज़ होंगे। इसका 1 बार 2 बार 3 बार CH2H आके लगेंगे, मल्टीपल टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो जो रेशो है किसका, फिनॉल अपॉन फॉर्मेल्डिहाइड का, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पूछा है इनकरेक्ट। नोवोलैक इज प्रिपेयर्ड व्हेन फिनॉल अपॉन फॉर्मेल्डिहाइड रेशियो इज लेस देन 1 एंड बैकेलाइट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फिनॉल अपॉन फॉर्मेल्डिहाइड रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो इसके अंदर कौन सा जाएगा, D, क्योंकि जो बैकेलाइट होता है ना, उस बैकेलाइट नोवोलैक से बैकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में पूछा है पैरामैग्नेटिक कौन होता है, सुपर ऑक्साइड KO2, जो कि किस में ब्रेक होगा, K+ और O2- में। और KO2 में जो पोटेशियम होता है वो 55% होता है। इसमें जो पोटेशियम को अगर आप निकालोगे बाय मास तो कितना आएगा, 55% होगा। तो सॉल्ट P+H2SO4 R BaCl2 के साथ क्या होगा, वाइट PPT बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, फिर बेरियम सल्फेट का वाइट PPT ऑप्ट हो जाएगा। तो 41 का A हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 42 का, द इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एट गिवन pHs। तो इनकरेक्ट पूछना है, तो pH2 पे तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा तो NH2 प्रोटोनेट हो जाएगा। pH9 पे बेसिक मीडियम होगा तो ये माइनस से आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। pH12 पे ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यहाँ पे O पे माइनस आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। ये 6 पे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ज्वीटर आयन, तो ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
तो इनकरेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, PS12 हाईली बेसिक होगा, तो ये डी प्रोटोनेट हो गया, यहाँ पे माइनस आ जाना चाहिए डी ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे O के साथ H अटैच है, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। 42 की हम बात करते हैं 43 की। In a hydrogen atom, the transition take place from the 3 to 2 if the Rydberg constant is this, the wavelength of the emitted radiation is। तो हम जानते हैं न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वायर अपॉन 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R Z1 होगा हाइड्रोजन के लिए 1/4 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/λ इज इक्वल टू 5R/36 और लैम्डा हो जाएगा 36/5R। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A 43 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। sp हाइब्रिडेशन CO2 में होगा, sp2 किस में होगा, BF3 में। sp2 किस में होगा, H2O में भी नहीं होगा, sp2 तो BF3 के अंदर ही प्रेजेंट होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है ना। H2O में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है, इसमें होता है sp, इसमें होता है sp2 और इसमें होता है sp3d। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा C, क्योंकि CO2 का sp हो रहा है, BF3 का sp2 होगा, H2O का sp3 होगा, PCl5 का sp3d होगा। 44 के बाद हम बात करते हैं 45 की। रेफ्रिजरेंट कौन होता है, फ्रियॉन 1,2। ये क्या है, फ्रियॉन 1,2 जो कि रेफ्रिजरेंट की तरह भी काम करता है। तो ये था अपना अभ्यास टेस्ट 60 जिसका अपन ने डिस्कशन किया। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था इस बार, जो 59 की कंपैरेटिवली, बट ठीक है। थैंक यू वेरी मच।